नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हिट और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। 12 की बात में बात करेंगे राजधानी भोपाल की बड़ी खबर की, जहां गुरुवार को सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़का एक युवती का हाथ पकड़कर बदतमीजी के साथ गाली गलौज करता नजर आ रहा है। इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा है जो हम आपको सुनवा भी नहीं सकते। दरअसल पूरा मामला गुरुवार सुबह का है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में भोपाल के एक मीनार रेसिडेंसी के एक फ्लैट का था, जिसमें दो लड़के युवती के साथ झमाझटकी कर रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद भोपाल की पिपलानी पुलिस ने दोपहर को आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। अब इसके बाद कई सवाल हैं जो अब जो पीड़िता है उनके द्वारा पूछे जा रहे हैं। आपको पहले ये वीडियो दिखाते हैं। तुम्हें बोल रहा हूं, तुम रूम में कैसे घुसे? रूम में कैसे घुसे? रूम में कैसे आए? हार्ट रेट वीडियो में ना हाँ ठीक है। रूम में कैसे घुसे? लड़की का तो छेड़े। इतने बड़े लोग तुम्हें बोल रहा हूं, तुम रूम में कैसे घुसे? तो देखिए कैसा ये दृश्य है, जहां पर एक लड़की के कमरे में दो अनजान लड़के घुस आते हैं। आधी रात का ये मामला है और उसे इस पूरे मामले में जमानत भी मिल जाती है। अब इसके बाद में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये लड़के दोबारा से उसके पास में नहीं जाएंगे? क्या इस लड़के को इतनी आसानी से जमानत मिलना चाहिए था? अब लड़की के सुरक्षा का क्या होगा? क्या ये लड़का दोबारा से एंटर करने की कोशिश नहीं करेंगे? आखिर इनका मनोबल इतना मजबूत कैसे हो जाता है इन अपराधियों का कि आधी रात में किसी अनजान लड़की के कमरे में ये घुस आते हैं? और यदि सबसे बड़ा सवाल कि यदि उस लड़की के साथ में उसका भाई नहीं होता तो उस रात कुछ भी हो सकता था। अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई। लेकिन इसके बाद भी जो सवाल है वो खत्म नहीं हुए हैं। सवाल अभी भी ढेर सारे हैं। सवाल ये है कि आखिर इन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो जाते हैं कि किसी अनजान लड़की के कमरे में आधी रात को घुस आते हैं। यही वो लड़के हैं जिनको हम स्क्रीन पे आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये आधी रात को पीड़िता के घर में घुस जाते हैं, जहां पे उसके भाई के साथ में इनकी वहां पे झमाझटकी होती है, लड़ाई होती है, जहां पे दोनों के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। और बाद में फिर ये जो वीडियो है वो वायरल होता है। और वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आती है और इन आरोपियों को गिरफ्तार करती है। फिर उन्हें कोर्ट में भेजा जाता है, जहां से उसे जमानत मिल जाती है। लेकिन सवाल यहीं पे खत्म नहीं होता। सवाल यहां से शुरू होता है। सवाल होता है कानून व्यवस्था का। सवाल शुरू होता है कानून व्यवस्था के, लड़कियों की सुरक्षा का। किस तरह से इन लड़कों के देखिए हौसले बुलंद है। आधी रात को लड़की के कमरे में घुस आते हैं। जब उसका भाई इस चीज का विरोध करता है तो फिर उसके साथ भी ये लड़ाई करने लगते हैं। चलिए अब पूरे मामले में ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता वंदना चौधरी जुड़ चुकी हैं। वंदना का रुख करते हैं। वंदना, ये कैसे संभव है कि एक मनचला लड़का आधी रात को एक लड़की के कमरे में घुस जाता है और उसे इतनी आसानी से कोर्ट की तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं राहत दे दी जाती है? ये मीनार रेजिडेंसी का मामला है, जहां आधी रात को दो युवक एक युवती के कमरे में घुस जाते हैं। पर वो युवती अपने भाई के साथ रहती थी, कज़न ब्रदर था वो उसका जिसके साथ वो रहती थी। और जो लड़कों की लड़ाई थी वो युवती से नहीं थी, कहीं ना कहीं वो युवती के साथ छेड़छाड़ करने नहीं आए थे। वो जो लड़के के साथ उन लड़के के साथ जो उनके मतभेद थे, इसलिए वो लड़के को मारने आए थे। और जिस दौरान वो वहाँ पर आए, गेट खुला हुआ था और जैसे ही अंदर आए तो युवती वहाँ पर थी। और उसी दौरान जब लड़का वहां बाहर आया, लड़के को मारपीट करने लगे वो जो लड़के अंदर आए थे। तो उस दौरान उस लड़की ने बचाने की कोशिश की और जब वो बचाने लगी उसे, तो जब वो लड़की बचाने लगी तो उसी दौरान उसके साथ छेड़छाड़ करने लग गए वो लोग। और जो ये मामला है ये छेड़छाड़ के अंतर्गत दर्ज हुआ था, जिसके कारण उनको जो है जमानत मिल गई। अगर ये माफ़ी चाहूँगी, ये जो मामला था वो लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के अंतर्गत दर्ज नहीं किया गया था, मारपीट के अंतर्गत दर्ज किया गया था, जिसके चलते उनको कोर्ट से जमानत मिल गई है। जी रोहित। वंदना, मैं चाहूंगा आप विस्तार से बताएं, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ उसके बाद किस प्रकार से पुलिस जो है इस पूरे घटनाक्रम में उनका जो रुख होता है, मैं चाहता हूं आप उसको स्पष्ट करें।
जी रोहित, तमाम ऐसे मामले हमें देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले रचना टावर में भी एक लूट का मामला सामने नज़र आया था, और कभी चोरी का मामला सामने नज़र आता, कभी लूट का मामला सामने नज़र आता, और कभी महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला नज़र आ रहा है। तो तमाम ये सवाल प्रशासन पर भी उठ रहे हैं कि रात को जो सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो पुलिस के लगातार जो पहरा होने चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहे। और इसी को लेकर सियासत भी कहीं ना कहीं गरमाया हुआ है। कांग्रेस भी तमाम आरोप लगा रही है मोहन सरकार पे कि क्या ये महिला सुरक्षा है भोपाल के अंदर अगर ऐसे हादसे हो रहे हैं तो तमाम जो छोटे छोटे गांव हैं वहां पर क्या स्थिति होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। रात को जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर रहे, क्योंकि इस तरह से किसी के घर में घुस जाना ये कहीं ना कहीं, और घर में घुसने के बाद छेड़छाड़ करना, ये बहुत कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो गई है ये। तो इस पर कहीं ना कहीं उन पर कड़ी से कड़ी एक्शन होना चाहिए था। बट अब अभी पता चला है कि जो दोनों युवक थे उनको जमानत मिल गई है कोर्ट के अंतर्गत। वरना देखिए, ये जो लड़के थे वो शराब के नशे में थे, यानी यदि उन्हें वक्त रहते नहीं रोका जाता या किसी कारण से उस रात उसका जो भाई है उसके साथ में नहीं होता तो अंजाम कुछ भी हो सकता था। जी, अंजाम कुछ भी हो सकता था। उनकी पहले से ही दुश्मनी थी। ये लड़का और लड़की रीवा के रहने वाले थे, और ये लड़के से पहले ही उन दोनों युवकों की दुश्मनी थी, और वो दुश्मनी का बदला निकालने ही कहीं ना कहीं उस रात घर में आए थे। पर उस रात उस बहन भी उसकी मौजूद थी, और जब बहन बचाने गई तो बहन के साथ छेड़छाड़ करने लग गए, और मौके पर लड़की ने 100 डायल किया, और जब वहाँ पर गार्ड पहुँचा तो वो दोनों लड़के फरार हो गए थे। और उसके बाद वो एक अपने दोस्त के फ्लैट में पाए गए थे। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था, बट अब कोर्ट के माध्यम से उनको जमानत मिल गई है। कोर्ट का कहना है कि जो केस दर्ज किया गया था वो मारपीट के मामले में था, तो इसलिए उनको जमानत दे दी गई है। अगर ये छेड़छाड़ के मामले में, छेड़छाड़ की धाराओं में अगर ये केस दर्ज होता तो उन्हें जमानत नहीं मिलती। जी रोहित। वरना पीड़िता और पीड़िता के भाई का इस जमानत मिलने के बाद में क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? रोहित, पीड़िता के भाई का कहना है कि पुलिस हमारे साथ पहले भी नहीं थी। जब हमने केस दर्ज किया तो उसके बाद भी पुलिस जो है वो पुलिस ने काफ़ी लेट केस दर्ज किया। 1 से 1.5 घंटे केस दर्ज करने के बाद तब उन्होंने उन्हें अरेस्ट किया, तब पुलिस एक्शन में आई। तो उनका यही कहना है कि पुलिस कहीं ना कहीं उनके फेवर में नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं चूक तो हुई है पुलिस से भी, क्योंकि आपने जैसा बताया कि सिर्फ मारपीट का जो प्रकरण है वो दर्ज किया गया। यदि पीड़िता के साथ में छेड़छाड़ भी हुई है तो वो उसमें क्यों नहीं शामिल किया गया केस में? ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सवाल उठा रही है कि उन्हें जमानत कैसे मिल गई, और मध्य प्रदेश सरकार का, मध्य प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठाया जा रहा है कि प्रशासन को भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड में होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो गया है। प्रशासन अलर्ट मोड में नहीं नज़र आ रहा है, तो इसको लेकर सियासत भी गरमाया हुआ है। उनको जमानत कैसे मिल गई, ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। और अभी तो उनके लड़की और लड़के के फ्लैट पर ताला लगा हुआ है, तो अभी उनसे जब जानकारी लेने पहुंचे तो अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। जी रोहित। वरना देखिए, कहीं ना कहीं एक तरफ तैयारी चल रही है कि जो भोपाल है उसको 24 घंटे चालू रखा जाए, शहर को खुला रखा जाए, लेकिन यदि इस प्रकार की कानून व्यवस्था सामने आएगी तो ये तो बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कानून व्यवस्था के ऊपर में। जी, ये बड़ा सवाल है कि अभी मोहन सरकार ने कुछ दिन पहले ही अनाउंस किया था कि 24 घंटे जो है भोपाल कहीं ना कहीं खुला रहना चाहिए। बट पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो रचना टावर का जो मामला था रोहित, रचना टावर में भी रात को लूट करते हुए चोर सामने नजर आए थे। सीसीटीवी में पूरा फुटेज था, तो कहीं ना कहीं वो भी सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल उठाता है। उसके बाद ऐसे तमाम मामले हैं जो रात को आते हैं, और अब ये जो रात को 2 बजे ये जो मामला आया है जिसकी वीडियो सामने निकल कर आई है, तमाम ऐसे मामले होते हैं जो वीडियो के और से आ भी जाते हैं, बट कुछ मामले ऐसे रहते हैं जिनका वीडियो नहीं आता है तो वो दब भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो 24 घंटे अलर्ट मोड पे रहने का, 24 घंटे भोपाल खोलने का जो आदेश किया है, उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। 24 घंटे पुलिस को भी सतर्क रहना पड़ेगा कि रात के समय ऐसा कोई भी जो दुष्कर्म है वो ना हो। वरना देखिए, और यदि अपराधी को इतनी जल्दी उसे जमानत मिल जाती है तो कहीं ना कहीं जो संदेश है वो एक पॉजिटिव नहीं जा रहा है। जी रोहित, कहीं ना कहीं अगर जमानत इतनी जल्दी मिल गई और इतनी आसानी से अगर मिल गई है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल उठाता है प्रशासन पर कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इसको कहीं ना कहीं पहले ही इन्हें सतर्क रहना चाहिए था कि जो जमानत है उसको छेड़छाड़ की धाराओं के अंतर्गत लगाया जाना चाहिए था, बट ये मारपीट के अंतर्गत ये धाराएं लगाई गई थी जिसके चलते जो लड़के को जमानत मिल चुकी है। और वरना देखिए, एक चीज और गौर करने वाली बात है यहाँ पे, चूंकि उस वक्त पे पीड़िता या
उसके भाई ने इस पूरे प्रकरण की वीडियो बना ली, इसलिए भी हो सकता है कि इसका पूरे जगह पे चर्चा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, इसके बाद में सवाल जो है वो उठने शुरू हो गए। यदि उस वक्त पे वीडियो नहीं बनाया गया होता तो हो सकता है इस केस की बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं होती। जी रोहित, मैंने ऐसा भी आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि तमाम मामले ऐसे होते हैं जिनका वीडियो नहीं आता है तो वो मामले दब भी जाते हैं, बट कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनका वीडियो वायरल होने की वजह से सोशल मीडिया पर वो जो वीडियो जमकर वायरल होता है तो सरकार प्रशासन को कहीं ना कहीं एक्शन मोड में आना ही पड़ता है, क्योंकि जो लोग हैं वो सवाल उठाने लगते हैं क्या ये है सुरक्षा। और जब विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी के भी तमाम जो नेता हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि जब 24 घंटे भोपाल को खोलने का आदेश दिया गया है तो 24 घंटे क्या पुलिस प्रशासन सब सतर्क भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया वंदना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस प्रकार से हमने आपको वो पूरा वीडियो दिखाया और घटनाक्रम के बारे में आपको हमने जानकारी दी, किस प्रकार से एक युवती के घर में राजधानी भोपाल में आधी रात को दो अपराधी घुस जाते हैं, दो लड़के घुस जाते हैं और वो लड़के शराब के नशे में होते हैं। बाद में पुलिस मामला दर्ज करती है, इनको कोर्ट में पेश किया जाता है जहां से उन्हें बहुत आसानी से जमानत भी मिल जाती है। लेकिन इसके बाद सवाल शुरू होते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। देश भर में आज नागपंचमी की धूम है। जगह जगह शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखनी जा रही है। इसी कड़ी में देश के सबसे प्राचीन नाग मंदिर यानी उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। साल में एक बार इस मंदिर के पट आज ही के दिन खुलते हैं। रात को ठीक 12 बजे पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी ने मंदिर का ताला खोला और कलेक्टर नीरज कुमार समेत मंदिर समिति ने विशेष पूजा की। इसके बाद आज दिन भर यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुला है। सुबह से अब तक करीब 50,000 भक्त यहां दर्शन कर चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से भारत में भारी नाराजगी है। विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदुवादी संगठन इस घटना का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में महाराजगंज में भी विश्व हिंदू परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षित भारत लाने की मांग की जा रही है। तो जिस प्रकार से कई सारे वीडियो सामने आए, सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा था कि बंगाल में जो हिंदू है उनकी सुरक्षा को लेकर कैसे प्रश्न चिन्ह लग रहा था। हिंदुओं को और खासतौर पे जो भी अल्पसंख्यक है उनको चुन चुन कर वहां पे मारा जा रहा था, उनके घर में लूट की जा रही थी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। अब इसके बाद में विश्व हिंदू परिषद ने भी प्रदर्शन किया है और सरकार से गुहार की है कि जो हिंदू हैं, जो बांग्लादेश में रह रहे हैं, करीब 1 करोड़ से ज्यादा वहां पे हिंदू हैं अल्पसंख्यक रूप में बांग्लादेश में, उनको कहीं ना कहीं भारत लाने की सरकार से गुहार लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पेरिस ओलंपिक में 2024 में कांस्य पदक जीतने पर पूरे देश और पुरुष हॉकी को बधाई दी है। वहीं उन्होंने कहा कि आज का दिन एक और बड़ा समय लेकर आया है। भारत ने एक फिर पदक जीता है। ओलंपिक में भारत ने दोबारा गौरव हासिल किया है। मैं सभी को बधाई देता हूं। और आज का दिन एक और बड़ा समय लेके आया जब भारत ने पुनः एक पदक जीता है, जिसमें ओलंपिक में भारत ने पुनः और गौरव हासिल किया है, उसकी बधाई दी। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह के पहले दिन आजादी के वीर शहीदों को समर्पित रहा। चंबल संग्रहालय पंचनद के तत्वाधान में आयोजित इस समारोह में शहीदों की वीर गाथाओं को स्मरण करते हुए विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को काकोरी ट्रेन कांड की ऐतिहासिक घटना से परिचित कराना और शहीदों के प्रति आभार व्यक्त करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के शहादत स्थल पर सलामी देकर हुआ। इसके बाद गोरखपुर जिला कारागार तक एक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। प्रतिभागियों ने काकोरी ट्रेन कांड के शहीद अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगाए। शहीद स्थल पर पहुंचकर लोगों ने बिस्मिल की प्रतिमा को नमन किया और फांसी के तख्ते को देखकर शहीदों की यातनाओं को याद किया। हमारे देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में काकोरी घटना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस दिन 9 अगस्त को हमारे कुछ वीर जांबाज क्रांतिकारियों ने एक काकोरी
से एक ट्रेन गुजर रही थी, उसको उसकी कुछ धनराशि को लेके अपने संसाधन जुटाए थे। उस घटना को, उस महत्वपूर्ण घटना को याद करने के लिए सरकार ने इसकी शताब्दी मनाने का निर्णय लिया है। आज उसकी पूर्व संध्या है, जिस पर हमारे विभाग द्वारा उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका अभी आप लोगों के सामने उद्घाटन हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा फीता काटकर किया। रतलाम नगर निगम का एक और नया अजीबोगरीब मामला सामने आया है। इस मामले में उपायुक्त सहित 15 कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट्स पर कब्जा जमा लिया है और अतिक्रमण कर वहां रह रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने वालों का नगर निगम की संपत्ति पर ही अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया। वहीं इस मामले में जब निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। तो आप तो कर्मचारी हैं, परमानेंट हैं आप? हाँ, परमानेंट। ये शासकीय बिल्डिंगें बनी हुई हैं जो अलाट होनी थी, पर आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, तो ये उसमें हमारे इसमें शासकीय आवास की हमारे उसमें MIC में प्रस्ताव के लिए फाइल गई हमारी। कब गई? अभी ये पिछले महीने की बात है। और आप 2 महीने से रह रहे हैं? हाँ। आप किसके आदेश से रह रहे हैं? हम पहले हमें ब्याज सकते यहाँ पे, उनके आदेश से रहे। आप मूल कहाँ से आए हैं? मैं ग्वालियर से। ग्वालियर से। कितना समय हुआ आपका आए? मैं आया तो पहले पिछले 1 मई की ज्वाइनिंग हुई 2023 में। क्या नाम आपका? धर्मेंद्र सोलंकी सर। कहाँ काम करते हैं? मैं सर ये पानी की टंकियाँ भरता हूँ सर। अब मैं मलके की वगैरह तिरुपति नगर रत्नपुरी सहयोग से सप्लाई करता हूँ। थोड़ा पास में पड़ता है, इसलिए यहाँ अभी रहने के लिए 1 महीने के लिए दिया है। कितने समय से रह रहे हैं? ये सर 1 महीना हुआ। ये कौन सी मल्टी है ये बी ब्लॉक। ये किसकी है? ये हमने आवास योजना की है सर। कौन सी आवास योजना? अब मेरे को नहीं मालूम सर लोगों ने बोला था, इसलिए अपन को पास में पड़ रहा था, इसलिए रहने के लिए आ गया सर। किसने बोला था आपको? सर से बात हुई थी तो अपन को कौन से सर से बात हुई थी? ये अपने सर ये पास में रहते ना, दिलीप सर वगैरह। ये अच्छा, कितने कर्मचारी यहाँ पे नगर निगम के? 10-15 जने हैं सर। आप परमानेंट हो? नहीं सर, कच्चे में 8,000 रुपये की तनख्वाह है सर। तो यहाँ का किराया देते हैं क्या आप किसी को? नहीं सर, ये अभी पास में पड़ता है इसलिए आ गया था। 8,000 रुपये टेलीविजन में तनख्वाह है सर। जो अधिकारी रहे हैं उनके द्वारा उनको मौखिक आदेश जैसे जांच की गई तो पता चला कि पूर्व में मौखिक आदेश द्वारा उनको उसमें प्रविष्ट कराया गया था। इन लोगों को सबको नोटिस जारी किए जा रहे हैं और खाली कराने की कार्रवाई भी की जा रही है। और जो जिस अवधि में लोग रहे हैं उसकी किराया की राशि भी इन लोगों के कुछ लोगों द्वारा अपने वेतन में राशि जो किराए की रहती वो ली भी नहीं गई है नगर निगम से, और जिनके द्वारा राशि ली गई होगी उनकी राशि की कटौती की जाएगी और बाकी इन पर पेनल्टी लगा के जो जिस अवधि तक ये लोग रहे हैं उसकी राशि भी वसूली की जाएगी। तो देखिए किस प्रकार से 15 कर्मचारियों ने फ्लैट्स पर कब्जा कर लिया है। अतिक्रमण हटाने वालों का सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण देखने को मिला है, यानी कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 15 कर्मचारियों ने फ्लैट्स पर कब्जा कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ के शहीद पथ पर एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। स्कूली वैन जो है जो बच्चों को लेकर जा रही थी वो पलट गई है। तो वैन में 12 स्कूली बच्चे सवार थे। टायर फटने के बाद तेज रफ्तार वैन पलट गई। CMS गोमती नगर विस्तार स्कूल लेकर बच्चों को जा रही थी। हादसे में 2 बच्चों को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं 4 बच्चों को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पलासियो माल के पास शहीद पथ पर यह पूरा हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भेजा गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं मेदांता अस्पताल में भर्ती 9 वर्षीय आराध्या को वेंटिलेटर पर रखा गया है।
पीछे से तेज रफ्तार आ रही थार गाड़ी भी स्कूली वैन पर चढ़ गई, जिसके बाद में यह पूरा हादसा हो गया। तो टायर फटने से जो स्कूली वैन है वो पलट गई और इसमें करीब 12 बच्चे सवार थे। तो हादसे में घायल 2 बच्चों को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, 4 बच्चों को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। तो लखनऊ के शहीद पथ पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। सीएमएस गोमती नगर विस्तार स्कूल लेकर बच्चों को जा रही थी ये वैन, उस वक्त ये पूरा हादसा हुआ। वहीं टायर फटने के बाद में पीछे से एक थार गाड़ी भी आ रही थी, जो पलटी हुई वैन पर पीछे से चढ़ गई, जिसकी वजह से और बच्चे घायल हो गए। तो लखनऊ के शहीद पथ पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। स्कूली वैन से जो स्कूली वैन है जो बच्चों से भरी हुई थी वो पलट गई। तो देखिए, लखनऊ के शहीद पथ पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। स्कूली बच्चों से भरी वैन पलट गई। वैन में करीब 12 बच्चे सवार थे और ये पूरी जो घटना है वो टायर फटने की वजह से हुई है। वैन तेज रफ्तार में थी, टायर फटने की वजह से वैन पलट गई और पीछे से एक थार गाड़ी भी आ रही थी, जिससे उसकी टक्कर हो गई, जिस वजह से कई बच्चे जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 बच्चों को बताया जा रहा है कि मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं 4 बच्चों को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो लखनऊ के शहीद पथ पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। स्कूली बच्चों से भरी वैन पलट गई है। वैन में करीब 12 बच्चे सवार थे और टायर फटने के बाद तेज रफ्तार वैन पलट गई। तो ये पूरा जो मामला है वो टायर फटने की वजह से हुआ। स्कूली बच्चों को लेकर ये वैन जा रही थी, तेज रफ्तार में थी, और जिस वक्त टायर फट रहा, वैन पलटी, उस वक्त पीछे से एक थार गाड़ी भी आ रही थी, जिससे उसकी टक्कर हो गई। अब इस पूरे हादसे पर डीसीपी साउथ का बयान आया है, चलिए आपको सुनवाते हैं। थाना सुल्तानगंज सिटी में शहीद पथ पर लासियो माल के पास एक बच्चों को ले जा रही वैन जो गोमती नगर सीएमएस स्कूल जा रही थी, ये दुर्घटनाग्रस्त हुई। दुर्घटना का कारण था उसका टायर फट गया। टायर फटने से गाड़ी जो है डिवाइडर से टकराई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 12 बच्चे सवार थे, 12 में 6 घायल हुए हैं, जिसमें 4 लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा 2 मेदांता अस्पताल में है। मेदांता में एक बच्ची है जिसकी 9 वर्ष उम्र है, जो क्रिटिकल पोजीशन में है, जो आईसीयू में है, और शेष बच्चों को सामान्य चोट लगी है। शेष जो 6 बच्चे हैं वो घर चले गए हैं और इसके जो ड्राइवर है इसको कब्जे में ले लिया गया। थाना सुल्तानगंज सिटी में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। तो देखिए किस प्रकार से जो वैन है उसका टायर फट गया, जिसके बाद में पीछे से एक थार गाड़ी आ रही थी, जिससे उसकी टक्कर हो गई और कई बच्चे जो हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राशिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। राशिद, किस प्रकार से ये पूरी घटनाक्रम होती है, मैं चाहता हूं कि एक बार आप बताएं। जैसे बताया जा रहा है कि टायर फटने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है, उसका बारे में बताएं आप। जी बिल्कुल रोहित, अगर हम बताएं कि जिस तरह से बताना चाहेंगे, जिस तरह से सीएमएस लखनऊ के बच्चे थे और वो मासूम बच्चे सुबह उस वैन में सवार थे और उसके बाद वहां से जिस तरह से वैन वहां जाती है, हालांकि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वैन काफी स्पीड में होती है और टायर फटता है। टायर फटने के बाद पीछे से गाड़ी की टक्कर होती है और वैन पलट जाती है। लेकिन रोहित, बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि राजधानी का सबसे पॉश स्कूल सीएमएस और यहाँ पर सभी बड़े अधिकारियों के बच्चों से लेकर बड़े उद्योगपतियों के बच्चे भी पढ़ते हैं और ऐसे में ये बहुत बड़ा हादसा है। हालांकि ये अगर देखा गया, ये हर साल इस तरह के जो बड़े हादसे होते हैं, लेकिन ना तो इस पर से किसी तरह से सरकार जागती है ना प्रशासन जागती है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें तो उनमें सवार 12 मासूम बच्चे थे, जिसमें से 6 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें से 4 बच्चे क्रिटिकल है, 2 बच्चे पूरी तरह से क्रिटिकल हैं। आराध्या यादव जिसकी 9 साल है, वो वेंटिलेटर में बैठी है, जिंदगी और मौत के बीच में है। लेकिन इन हादसों के बीच में सरकार कभी नहीं जाग पाती है, क्योंकि हर साल एक मुहिम चलाया जाता है कि स्कूल की जो भी वैनें होंगी उस पर ड्राइवर का नाम लिखा होगा, स्कूल प्रबंधक का नाम लिखा होगा, स्कूल का नाम लिखा होगा। लेकिन जिस वैन में ये बच्चे सवार थे उसमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है कि क्या कारण है। हालांकि अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि टायर फटने की वजह कारण है या असली कोई वजह और है। लेकिन पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, उन्होंने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा मासूम बच्चों के साथ हादसा हो जाता है
और उस पर सरकार कोई बड़ा कड़ा निर्णय नहीं ले पाती है। और जब भी इस तरह के हादसे होते हैं, जब भी इस तरह की जो है होती है, उसके बाद सरकार कागजों में आती है, खानापूर्ति करती है, 1 महीना अभियान चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। अगर यही फिटनेस और यही ड्राइवर को लेकर, यही चीजें अगर लेकर लगातार सरकार अगर जागरूक रहे तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के हादसे न हो पाए। राशिद, कई बार देखने को मिलता है जो स्कूल प्रशासन होता है वो बाहर के वैन वालों से भी वो संपर्क करते हैं, और वो जो बाहर के स्कूल वैन वाले हैं वो बच्चों को लाने और ले जाने का काम करते हैं, यानी कि सीधे तौर पे स्कूली वैन का और वो जो स्कूल प्रशासन है उनका कोई संपर्क नहीं होता है। तो ऐसे में फिटनेस को लेकर भी सवाल उठता है कि जिनके पास में इसकी जिम्मेदारी है बच्चों को लाने ले जाने की, क्या वो गाड़ियों को फिट रखते हैं, क्या उसकी समय पर सर्विसिंग होती है या नहीं होती, क्योंकि कई घटनाक्रम उस वजह से भी देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, क्योंकि कई बार गाइडलाइंस आई है सरकार की तरफ से, कई बार इस चीज को लेकर गाइडलाइंस आई है, लेकिन हर बार घटना के ही बाद ही गाइडलाइन आती है। आप पूर्व में भी देखा गया था, रेलवे क्रॉसिंग जो है स्कूली वैन रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहा था, वहां पर हादसा हो जाता है, कई बच्चे उसके अंदर जख्मी हो जाते हैं, तो उसके बाद सरकार फिर गाइडलाइंस देती है। हर साल हादसे होते हैं, हर साल गाइडलाइंस होती है, लेकिन उसका पालन नीचे स्तर के अधिकारी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जिस तरह से देखा गया है, सीएमएस लखनऊ, सीएमएस उत्तर प्रदेश और लखनऊ का सबसे बड़ा स्कूल माना गया है। ऐसे में ये स्कूल वैन में सवार 12 मासूम बच्चे, जिनकी जो है इस समय जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनमें से 6 बच्चे, उसके बाद भी ये हादसा है। और रही फिटनेस की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर ये हर महीना या हर 6 महीने पर अगर एक बार भी फिटनेस अगर स्कूल प्रशासन या जिला प्रशासन की तरफ से अगर देखा जाए तो शायद ये हादसा ना हो पाए। लेकिन जिस तरह से साफ साफ लापरवाही देखी जा रही है इसमें पूरी तरह से, अगर हम साफ साफ कहेंगे लापरवाही है, तो क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि प्राइवेट वैन थी, प्राइवेट वैन में वो ड्राइवर सवार था, किस स्पीड में था, किस तरह था, और आखिर टायर भी फटा है, तो क्या पहले से स्कूल प्रशासन ने गाड़ी मालिक को ये नहीं बोला था कि जो है इसकी फिटनेस क्या है या इसकी कंडीशन क्या है? लेकिन अब सवाल ये होता है, घटना होने के बाद इस तरह की सरकार अब जागेगी, अब अभी कानूनी कार्रवाई होगी, और उसके बाद अभी कागजों में आदेश आ जाएगा, 1 महीना चेकिंग अभियान चलेगा। लेकिन सीरियस होकर कोई सरकार इस विषय पे नहीं सोचती है, हमेशा बच्चों के साथ जो खिलवाड़ होता है। राशिद, बच्चों की हालत अभी कैसी है और क्या इस पूरे मामले पे स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया है? देखिए, उसमें से जो 4 बच्चे हैं उनको लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उनकी जो हालत है, किसी के शोल्डर में चोट आई है, तो किसी के सर में चोट आई है, किसी के दाहिने पाँव में चोट आई है। लेकिन 2 बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से क्रिटिकल हैं, जिसमें से हम आराध्या यादव की हम बात करें जो 9 वर्ष की है, वो वेंटिलेटर पे है। हालांकि वो बच्ची जो है लगातार, जो उसके परिजन है वो रो बिलखिला रहे हैं अभी मीडिया से बात करने के लिए, अभी क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरह का हादसा हो जाना, और किसी के परिजन को अभी वो कैमरे के सामने बोल नहीं पा रहे। हालांकि जो अधिकारी हैं डीसीपी उनका जो बयान आया है सामने निकल कर, उन्होंने जो है घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ड्राइवर को अरेस्ट करके उनसे पूछताछ कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राशिद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लखनऊ से किस प्रकार से घटनाक्रम सामने आती है, जहां पे एक स्कूली वैन के पलटने से कई बच्चे घायल हो जाते हैं, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि टायर के फटने की वजह से ये पूरा जो है वो हादसा होता है। तो वहीं बच्चों का अब जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। तो स्कूल प्रशासन की तरफ से अभी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन जो ड्राइवर है उनको कहीं ना कहीं अरेस्ट कर लिया गया है। अब उसके साथ में पूछताछ की जाएगी और उससे पूछा जाएगा कि जो पूरी घटनाक्रम है वो किस वजह से हुई, कैसे हुई। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।